हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केन्शियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसका पार्ट 2 आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड भी कहा जाता है, जो थ्योरी दी गई थी केन्स के द्वारा। तो इस टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि पार्ट वन के अंदर हम देखें कि किस तरह से इस एग्जैक्टली ये टॉपिक क्या कहता है, उसको इंट्रोडक्शन में देखें, उसकी डेफिनेशन, अजम्पशन, और हमने देखा कि किस तरह से प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड ये दो फैक्टर पे बेस करती है, जो एडीएफ और एएसएफ मींस एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, इन दोनों से ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड के अंदर हमने डिस्कस किया था। आज के पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से इक्विलिब्रियम कंडीशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसे डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड भी कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी। उसके साथ साथ हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव डिमांड और क्रिटिज्म्स देखेंगे कि किस तरह से इस टॉपिक को कई इकोनॉमिस्ट क्यों क्रिटिस करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि जेम्स केन्स ने इस कॉन्सेप्ट को जो दिया और क्रिटिस करते हुए उभर के आते हैं, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जिन्होंने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इसको क्रिटिस करते, केन्स ने अपना एक नया ऐसा टॉपिक, एक नया ऐसा वर्जन यहाँ पे उन्होंने केन्शियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे प्रोड्यूस किया। इसकी वजह यहाँ पे बनती है कि क्यों केन्स ने ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी यहाँ पे पब्लिश की, क्योंकि ये ऐसी वजह बन जाती है कि जहाँ क्लासिकल इकोनॉमिक्स फेल होते हैं 1930s की जो ग्रेट डिप्रेशन आई थी, इस डिप्रेशन के अंदर सभी कंट्री यही प्रॉब्लम से फेस कर रही थी। और इस टॉपिक से हमें पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंस यहाँ पे केन्स ने अपने मेथड के साथ यहाँ पे दिया, जहाँ पे क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह से पूरी तरह से फेल होती है, उनके मेथड, उनकी आइडियोलॉजी, उनके थॉट्स, यहाँ पे किसी भी कंट्री को यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आने के लिए क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरीके से फेल होने की वजह से ही हम देखें जो केन्स का जो यहाँ पे थ्योरी है, ये थ्योरी उभर के आती है। और पूरी दुनिया में केन्स ने पूरी तरीके से अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा और उनसे ये मॉडल से ही कई इकोनॉमिक्स ने अपनी ग्रोथ करती हुई दिखाई देती है। और कई इकोनॉमिक्स केन्स के मेथड को जो डिमांड साइड को प्रेजेंट करते हैं उसको सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, और केन्स से पहले जितने भी इकोनॉमिक्स थे उन्हें सप्लाई साइड को प्रेजेंट करने वाले क्लासिकल इकोनॉमिक्स या क्लासिकल थॉट्स इस तरह से प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। क्लासिकल थ्योरी के अंदर हम देखें तो उनके जो थॉट्स थे उनमें एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेबी से, इन सभी का यहाँ पे इंक्लूड होता है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी के अंदर आते हैं और उन्होंने अपने अपने थॉट्स को, अपने मॉडल को यहाँ पे प्रेजेंट किया, और कई उनके इंपॉर्टेंस उनके टाइम पीरियड के अंदर दिखाई देते हैं। क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू का जो हम देखें कि सबसे इम्पॉर्टेंस उन्होंने अजम्पशन में अपने हर मॉडल के अंदर माना कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन एग्जिस्ट करती है, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। ऐसे कई इकोनॉमिस्ट ने अपने इस अजम्पशन पे बेस उनकी क्लासिकल थ्योरीज यहाँ पे प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। बट केन्स कहते हैं कि क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये एक्सप्लेन करने में फेल होती है, जहाँ पे किसी भी कंट्री की टोटल आउटपुट क्या है, उनकी इनकम क्या है, टोटल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन एग्जिस्ट क्यों करती है, और ट्रांजैक्शन मेथड क्या होती है, इन सभी को फेल करते हुए या ग्रेट डिप्रेशन के अंदर ये 1930s का जो टाइम पीरियड है, इसमें क्लासिकल थ्योरीज यहाँ पे वर्क करती नहीं दिखाई दी। और उसकी वजह से उन्होंने अपनी माइलस्टोन बुक केन्स ने 1936 में उन्होंने प्रेजेंट किया, जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी को इस बुक के अंदर उन्होंने केन्शियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रेजेंट किया। पूरी दुनिया ने इफेक्टिव डिमांड एग्जैक्टली क्या है इससे पहचाना, जो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड को, उनकी इंपॉर्टेंस को केन्स ने प्रेजेंट किया, और किसी भी कंट्री के अंदर इफेक्टिव डिमांड एग्जैक्टली क्या अहम रोल निभाता है इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया हुआ हमें दिखाई देता है। इस तरह से हम देखें जो मॉडर्न रिवोल्यूशन मैक्रो इकोनॉमी के अंदर लाने वाले केन्सी थे, और उसी तरह से उन्होंने अपने हर टॉपिक के अंदर, हर मॉडल के अंदर उन्होंने एनालाइज और एक्सप्लेन किया है कि क्यों इतना इम्पोर्टेंस यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड को पाया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर इफेक्टिव डिमांड के अंदर जो इनकम आउटपुट से डिपेंड करते हैं लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, या हम कहें लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन किस तरह से होती है, ये सभी यहाँ पे
डिपेंड करती है इनकम और आउटपुट, ये उस कंट्री की क्या होगी उस पर ही डिपेंड करेगी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। तो हम समझे कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये कंडीशन डिपेंड करती है इफेक्टिव डिमांड, और ये इफेक्टिव डिमांड अगर किसी कंट्री के अगर कम हो या हम कहें ये कंडीशन के अंदर एग्जिट नहीं करती है किसी भी कंट्री के अंदर, तो इफेक्टिव डिमांड नहीं होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट उस कंट्री को फेस करना यहाँ पे साबित होता हुआ दिखाई देगा। तो केन्स कहते हैं कि एक बेस्ट किसी भी कंट्री को बूस्ट अगर देना है तो ये इंपॉर्टेंट मेडिसिन यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड, ये सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली मेथड केन्स ने प्रेजेंट किया हुआ दिखाई देता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि क्लासिकल थॉट्स यहाँ पे प्रेजेंट करता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर होती है, बट केन्स कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन हर किसी कंट्री के अंदर यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पाती, क्योंकि उस कंट्री के अंदर वर्किंग जो लेवल है, एज होते हैं लोगों की, वर्किंग कंडीशन जो होती है ये डिपेंड करती है हम किस तरह से माने कि ये कंट्री की फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्जिट करती है या नहीं। तो एक ऐसे पर्टिकुलर ऐसे टाइम पीरियड के अंदर वर्किंग करने वाली जो पॉपुलेशन होती है उनकी एज यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट में हम देखें कि किस तरह से उनका यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट करना और उनकी कंट्री को देने वाली जो जीडीपी होती है ये किस तरह से उनकी जो लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है ये किस तरह से उभर के आती है। तो इस तरह से हम देखें कि किसी भी कंट्री के अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन में भी हो सकती है और या फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर हम अचीवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किसी भी कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है या अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन वो यहाँ पे एग्जिट करती है। उस कंट्री की जो रिसोर्सेस है, उस कंट्री की जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये किस तरह से यूटिलाइज करती हुई दिखाई देगी, तो उस पर ही डिपेंड करती है उस कंट्री की इनकम जनरेट करना, या उस कंट्री की जो इनकम है ये इनकम बरकरार रखने की वजह उस कंट्री की लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये अहम रोल निभाती हुई दिखाई देती है। तो हम इस तरह से समझे कि जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन ये स्टेज होती है या एंटरप्रेन्योर एक तरह से जो एडीएफ और एएसएफ एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन ये दोनों एक दूसरे को इक्वली जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी सिचुएशन के अंदर हम फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन और आउटपुट उस कंट्री का या हम कहें इनकम, इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे पॉइंट पे हम मिल पाएंगे और इसी पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल पाता है। केन्स अपने इस मेथड के अंदर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इन दोनों को इक्वली एक पोजीशन पे आना चाहिए और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो यही लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन मानी जाएगी। अगर हम समझे कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ये ग्रेटर देन है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन पे, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से यहाँ पे इनकम भी जनरेट हो सकती है। लोगों को अगर नौकरी मिल पाएगी, उनका इनकम बढ़ेगा, तो यहाँ पे वो ग्रोथ उस कंट्री की ले पाएगी। इसके अपोजिट हम देखें, अगर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ये लेस देन है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन से, तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे घटी हुई दिखाई देगी और इसकी वजह से उस कंट्री की जो इनकम है, आउटपुट तो ऑब्वियसली कम होगा और उसकी वजह से उस कंट्री की जो इनकम है ये इनकम कम होने की वजह बन जाएगी। तो केन्स कहते हैं कि उस कंट्री के अंदर अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीवमेंट करना है तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इन दोनों को इक्वली होगा, तो इसी सिचुएशन के अंदर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल पाएंगे। इस टेबल के साथ हम और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे केन्स कहना क्या चाहते हैं। तो केन्स ने इस टेबल के द्वारा हमें एग्जाम्पल देने के साथ साथ उन्होंने दिया कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्जैक्टली किससे से एग्जिट करता है इकोनॉमी के अंदर, या हम जिसे कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ द इफेक्टिव डिमांड एग्जैक्टली किससे से वर्क कर पाएगा। तो फर्स्टली हम देखें तो यहाँ पे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इस पहले जो फर्स्ट यहाँ पे जो रो है इसमें दिया गया, जो एन से प्रेजेंट करता है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को। हम इकोनॉमी के अंदर एन को प्रेजेंट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं इनको एन से प्रेजेंट करते हैं। तो एडीएफ ये एडीएफ प्रेजेंट करता है इफेक्टिव डिमांड फंक्शन। उसके साथ साथ हम देखें जो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, जो इन दोनों का इंटरसेक्ट किस तरह से इकोनॉमी के अंदर होता है और
नेक्स्ट में देखेंगे कंपैरिजन, इन दोनों में अगर डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई ज़्यादा है या दोनों भी इक्वली अगर होते हैं तो इकोनॉमी के अंदर क्या सिचुएशन आती है, इसको हम प्रेजेंट कर पाएंगे। और नेक्स्ट में लास्ट में जो कहता है कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जो चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पे जो इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ होती है या डिक्लेन करती है ग्रोथ, तो क्या सिचुएशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह बनती है, जो डेल्टा एन को प्रेजेंट कर पाएगा। डेल्टा एन ये कहता है कि उस कंट्री के अंदर एक सिचुएशन के बाद जो एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर ग्रोथ होती है तो उसके वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट या लेबर इंक्रीज किए जाएंगे, या हम कहें कि अगर एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई अगर दोनों भी सेम होंगे तो यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पे स्टेबल कंडीशन पाएगी। और इसके बतौर अगर अपोजिट हम देखें कि अगर यहाँ पे इकोनॉमी यहाँ पे डिक्लेन करती हुई या ग्रोथ उसका डिक्लेन करता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पे लेबर को यहाँ पे कटौती होगी और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को फेस करता हुआ एक टेबल कहता है। जहाँ पे हम समझे कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर एंटरप्रेन्योर ने 1000 यहाँ पे जो लेबर को यहाँ पे वर्क पे या कंडीशन अपनी फर्म में अगर नौकरी देते हुए दिखाई देते हैं, तो उसके वजह से 1000 यहाँ पे लेबर यहाँ पे इंक्रीज करते हैं 150 लाख। तो यहाँ पे डिमांड, इफेक्टिव डिमांड किस तरह से प्रेजेंट करती है, जो डिमांड कहती है कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन 1000 लेबर के वजह से 150 लाख ये इंक्रीज करता है इफेक्टिव डिमांड। और उसके बतौर हम समझे कि अगर ASF जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन यहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट करता है, तो वो प्रेजेंट करता है 100 लाख। तो इस तरह से हम समझे कि अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर अगर 1000 अगर लेबर को यहाँ पे हायर करता है, तो उसके वजह से वो जो उसकी डिमांड है, उसकी जो अचीवमेंट है इनकम पाने की, उसकी मैक्सिमम लेवल की जो होती है कंडीशन वो 150 लाख होती है। और जो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन ये प्रेजेंट करता है कि उसको मिनिमम ये लेवल का उसका कॉस्ट निकले उस प्रोडक्ट का, तो उसको जो मिनिमम लेवल की जो कॉस्ट अचीवमेंट करना है वो है 100 लाख। तो यहाँ पे इस कंडीशन अगर हम देखें 150 और 100, जो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें कहता है कि इस कंडीशन के अंदर एक्सपेक्टेशन यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर है उनके बड़े हैं, उसकी डिमांड बड़ी है, और उस डिमांड के साथ साथ उसका जो ASF है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन यहाँ पे कम होने की वजह यहाँ पे इंक्रीज करता है लेबर फोर्स को। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे इंक्रीज करता है जो ADF इज़ ग्रेटर दैन ASF। इस कंडीशन होने की वजह से यहाँ पे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे डिमांड बढ़ती है, और भी यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर है वो लेबर यहाँ पे नंबर उसके इंक्रीज करता हुआ दिखाई देता है। सेकेंड स्टेज हमें यही कहती है कि अगर यहाँ पे 1000 यहाँ पे लेबर वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर अब इस कंडीशन के अंदर 2000 यहाँ पे लेबर हायर कर पाएंगे। तो इसके वजह से अब डिमांड जो बढ़ती है, डिमांड बढ़ने की वजह से उसका आउटपुट एक मैक्सिमम लेवल पे अगर उसको सेल करना है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है, उसकी एक्सपेक्टेशंस अगर बढ़ती है एंटरप्रेन्योर की, तो यहाँ पे ADF अब यहाँ पे 150 से अगर आगे बढ़ता हुआ 225 यहाँ पे कंडीशन में जाता हुआ दिखाई देता है। और उसके साथ साथ देखें तो ASF जो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, अब यहाँ पे उसकी जो कॉस्ट है ये क्रॉस करना, उसको जो मिनिमम उसकी कॉस्ट यहाँ पे आती हुई जो 200 लाख उसको यहाँ पे अचीवमेंट करना है, तो 225 लाख उसकी ये डिमांड उसको एक्सपेक्ट करता है कि वो इस लेवल पे जाके बेचे, और 200 लाख ये उसकी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में आई हुआ कॉस्ट है। तो इसकी वजह से हम देखें कि इसकी कंपैरिजन दोनों ADF और ASF इन दोनों का कंपैरिजन में हम देखें तो यहाँ पे हमारा ADF इज़ ग्रेटर दैन ASF दिखाई देता है। तो सेकेंड स्टेज में भी हमें दिखाई देता है कि ADF ये ज़्यादा होने की वजह से एंटरप्रेन्योर और यहाँ पे डिमांड करता है लेबर की, तो यहाँ पे इंक्रीज होता है, जो नंबर ऑफ लेबर है ये इंक्रीज करता हुआ दिखाई देता है। अब थर्ड स्टेज यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन की हमें दिखाई देगी, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर यहाँ पे 300 लाख की जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को अचीवमेंट करना है, एक्सपेक्ट करता है, तो उसके लिए मुझे उस एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे 3000 यहाँ पे लेबर को अब हायर करना ज़रूरी होगा। तो इस तरह से हम देखें एंटरप्रेन्योर
3000 यहाँ पे जब लेबर को यहाँ पे हायर करने की वजह से उसका जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है अब यहाँ पे 300 लाख यहाँ पे उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती हुई दिखाई देती है। और उसके कंपैरिजन हम देखें जो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन भी यहाँ पे 300 लाख इक्वली ट्रीट करता हुआ दिखाई देता है। तो इसकी वजह से हम देखें एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इन दोनों यहाँ पे इक्वली कंडीशन में दिखाई देंगे, जहाँ पे एक बैलेंस कंडीशन में दिखाई देगा। और इसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड ये प्रेजेंट कर पाएगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इक्वल कंडीशन में दिखाई देंगे, तभी यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड इकोनॉमी के अंदर या मार्केट के अंदर प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है, जो केन्स कहते हैं। इसके अपोजिट अगर एंटरप्रेन्योर और यहाँ पे 1000 यहाँ पे लेबर को अगर इंक्रीज करता है तो टोटल यहाँ पे 4000 यहाँ पे लेबर अगर इकोनॉमी के अंदर वर्क करते हैं, उस फर्म के अंदर वर्क करते हैं, तो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड फंक्शन तो ये तो इंक्रीज कर पाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ये इंक्रीज करेगा, उसके एक्सपेक्टेशन तो बड़े हैं, बट उसके कंपैरिजन हम देखें जो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन ये भी तो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो कंपैरिजन हम करेंगे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, इन दोनों के साथ साथ लेवल जो 4 है, ये लेवल 4 ये कंडीशन दिखाई देती है कि अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ये लेस देन एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे डिमांड यहाँ पे कम है बट सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से, या हम कहें कि उसको जो एक्सपेक्ट करता है उसको क्या एक्सपेक्ट करना है, तो उसको मैक्सिमम लेवल के आउटपुट लेके सेल करना है वो एक्सपेक्ट करता है। और उसको मिनिमम क्या अचीवमेंट करना है, उसको मिनिमम उसको प्रोडक्ट को आने वाली जो कॉस्ट है उसको हासिल करना है। तो उसको प्रोडक्ट को आने वाली जो कॉस्ट है वो 400 लाख है, और उसका एक्सपेक्टेशन अब यहाँ पे 375 यहाँ पे लाख होने की वजह से इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 25 लाख यहाँ पे कम होने की वजह से यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं दिखाई देती है। यहाँ पे डिमांड कम है और यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के अंदर किस तरह से होगा, तो इसका इम्पैक्ट उस इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे लेबर को कम करने की वजह बता दी जाएगी, क्योंकि डिमांड यहाँ पे कम है और उसके कंपैरिजन यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे उसको आने वाला जो कॉस्ट है ये कॉस्ट ज़्यादा है, और उसको जो आने वाला इनकम है एंटरप्रेन्योर को ये कम होने की वजह, इन दोनों की वजह से उसको अब लॉस होगा। ये लॉस को कम करने की वजह वो सोचता है कि हम लेबर कम करें। तो इसकी वजह से फोर्थ स्टेज ये कहता है कि इसमें यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो इसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर जो नंबर ऑफ लेबर है ये कम होते हुए लोग अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन को फेस करते हुए कंडीशन दिखाई देती है। डिप्रेशन होने की वजह से, और हम और एक स्टेज यहाँ पे देखें तो 5 वाला जो स्टेज है ये हमें कहता है कि एंटरप्रेन्योर इस कंडीशन के अंदर और 1000 यहाँ पे नंबर ऑफ लेबर को अगर इंक्रीज करता है, तो टोटल यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर अगर 5 यहाँ पे 1000 लेबर ऑफ इनकम हासिल करना है, तो मीन्स यहाँ पे 5000 यहाँ पे लेबर ऑफ यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर अगर वर्क करते हैं, तो उसका जो ADF है ये 450 होता है और ASF उसका 500 ये प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो गैप है डिमांड और सप्लाई, इन दोनों का गैप यहाँ पे और भी स्टेज 4 से स्टेज 5 में यहाँ पे और ज़्यादा गहराई के साथ दिखाई देता है। तो हम देखें जो नंबर ऑफ लेबर है ये 5000 यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर वर्क करते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन जो एंटरप्रेन्योर की है ADF यहाँ पे 450 लाख इतनी होती है, बट उसके कंपैरिजन हम देखें और यहाँ पे जो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है ये 500 लाख होने की वजह बन जाती है, और इनमें अच्छा खासा ज़्यादा गैप होने की वजह से और यहाँ पे लॉसेस एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन हम करें ADF इज़ लेस दैन मोर लेस दैन हम कहें तो ASF दिखाई देगा। तो और यहाँ पे लेबर ऑफ जो लेबर नंबर ऑफ लेबर है ये और घटते हुए दिखाई देंगे। इस डायग्राम के साथ और भी बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे कि किस तरह से इफेक्टिव डिमांड को यहाँ पे डिटर्मिनेशन किस तरह से किया जाता है। डिस्कस किया उसी को ही यहाँ पे हम प्रेजेंट करेंगे इस डायग्राम के साथ साथ, जहाँ पे हम फर्स्टली हम देखेंगे कि लेवल ऑफ यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है और उस तरह से किसी तरह से
इक्वली ट्रेड करता है आउटपुट या हम कहें इनकम। इन दोनों को जब यहाँ पे इक्वली ट्रेड करता हुआ दिखाई देते हैं, दोनों एक साथ आते हुए इक्वली दिखाई देंगे, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट दूसरों को करते हैं, तो उसी पॉइंट को हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन ये दोनों प्रेजेंट करता है डायग्राम के अंदर ई पॉइंट पे, जहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम हासिल करते हैं। ये पॉइंट ई जो है ये हमें प्रेजेंट करता है इफेक्टिव डिमांड पॉइंट को। तो हम देखें डायग्राम के अंदर एक्स एक्सिस पे हमने देखा कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को प्रेजेंट किया गया है, या हम कहें वाई जो एक्सिस है यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पे ओ ओरिजिन से यहाँ पे स्टार्ट होता है, एफ यहाँ पे जो कर्व है ये कर्व प्रेजेंट करता है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को, और इसी तरह से हम देखें जो ए से लेके जो कर्व यहाँ पे स्टार्ट होता है ये उसे कहेंगे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ये कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई भी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन अगर वो किसी जॉब पे ही नहीं है, या हम कहें कि वो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, तो उसके पास इनकम ही नहीं होगा, तो अपना गुजारा करने के लिए वो किस तरह से अपनी फूड, क्लॉथ, शेल्टर, इन सभी उनकी जो नीडेड यहाँ पे जो ज़रूरतें हैं ये पूरी करने के लिए अपने फैमिली पर्सन से, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से पैसे की डिमांड करके वो अपना गुजारा कर सकता है। तो इसीलिए कभी भी एग्रीगेट डिमांड जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ये कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता हुआ, या हम कहें ओरिजिन से ऊपर के पॉइंट्स को लेके हम स्टार्ट करते हुए एग्रीगेट डिमांड फंक्शन वर्क करता हुआ दिखाई देता है। फर्स्टली हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन किस तरह से वर्क करता है, जहाँ पे हम समझे इक्विलिब्रियम कंडीशन ई पॉइंट पर यहाँ पे अचीवमेंट करता है, तो इसका मतलब हमें अब यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन मिल पाई। तो हम कहें टोटली यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर ON2 इतनी फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है, बट यहाँ पे ON को हम मेंशन करें तो ये हमें कहता है कि ON ये इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन यहाँ पे अचीवमेंट करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि केन्स कहते हैं कि ON इतनी यहाँ पे उस इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन मिल पाई, बट यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर N2 इतनी भी और लेवल है। केन्स कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर ON इतनी फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पे यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड क्रिएट करता हुआ दिखाई देता है, जो ई पॉइंट प्रेजेंट करेगा। बट टोटली हम देखें इकोनॉमी के अंदर ON2 इतनी फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है, बट हम तो यहाँ पे ON इस कंडीशन पे ही यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड मानते हैं, क्योंकि केन्स कहते हैं कि N2 इतनी जो लेबर फोर्स है ये लेबर फोर्स उस इकोनॉमी के अंदर वर्क करने की उनकी विश नहीं होगी, या उनकी 65 के अबो, जहाँ पे हम कहें कि वर्किंग कंडीशन जो लेवल होती है या एज होती है वो इकोनॉमी के अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर वर्क करना नहीं चाहती, तो जो वर्किंग कंडीशन है ये वर्किंग कंडीशन लेबर यहाँ पे वर्क करता हुआ ही दिखाई देगा। तो अवेलेबल जो टोटल यहाँ पे जो वर्किंग कंडीशन का एज है, ये एज अगर इसी फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हमें मिल पाई तो हम समझेंगे कि ये ON उस सिचुएशन के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है। तो यहाँ पे N2 इतनी जो लोग हैं ये लोग पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर काम करना नहीं चाहते, या हम कहें कि उनकी एज ज़्यादा होने की वजह से वो वर्किंग एज में नहीं आते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये ON इतने प्रेजेंट करते हुए केन्स कहते हैं। तो इसी कंडीशन के अंदर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इन दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, और हमें ये इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल पाता है, और इसी को ही उन्होंने इफेक्टिव डिमांड कहा है। इसके अपोजिट हम देखें कि अब यहाँ पे अगर ये फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हमने ON इतनी मानी है, तो इसके बतौर हम माने कि अगर इकोनॉमी के अंदर हम ON1 इतनी अगर एम्प्लॉयमेंट की लेवल अगर माने तो इकोनॉमी के अंदर क्या सिचुएशन होगी। तो इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे ON इतनी अगर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन अगर वर्क करती है, तो यहाँ पे OP1 इतनी कॉस्ट इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन के लिए आती है। तो यहाँ हम कहें OP1 इतनी उस एंटरप्रेन्योर की इनकम यहाँ पे जनरेट होती है। तो यहाँ पे वो टोटल कॉस्ट और उसकी इनकम इन दोनों को सेम माना जाता है। तो इकोनॉमी के अंदर हम कहें कि अगर एंटरप्रेन्योर ON इतनी एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे हायर करते हैं और उसके वजह से इकोनॉमी के अंदर OP1 इतनी यहाँ पे इनकम जनरेट होने की वजह से इन दोनों का जब अब हम गैप देखें
जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, इसमें जिस तरह से हमने देखा एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज ग्रेटर देन ASF, तो यहाँ पे डिमांड एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन कम होने की वजह से यहाँ पे एंटरप्रेन्योर और भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हायर करेगा, और ये कंडीशन ON1 इतनी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ON इतनी यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन अचीवमेंट कर पाएगा, और इसके साथ साथ OP इतनी उसकी कॉस्ट यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए आई है, और OP इतनी ही इनकम जनरेट यहाँ पे एंटरप्रेन्योर करता हुआ दिखाई देता है, जो ON इतनी फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इकोनॉमी के अंदर प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। जिस टेबल के साथ हमने देखा कि किस तरह से इंक्रीज यहाँ पे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ये सिचुएशन यही कहती है कि जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की कंडीशन क्यों बढ़ती है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्टेड करता है मोर इनकम, तो उसकी वजह से वो मोर इनकम को अचीवमेंट करने के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल ON1 से ON इतनी इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ हम देखें जब यहाँ पे ON इतनी फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, तो इसके साथ साथ अगर एंटरप्रेन्योर और यहाँ पे हायर करेगा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, तो क्या सिचुएशन होगी। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कंडीशन यहाँ पे N से या हम कहें ON से आगे जाएगा, तो ON2 इतनी फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में अगर वर्किंग कंडीशन एंटरप्रेन्योर करता है या ON2 इतनी एम्प्लॉयमेंट को हायर करेगा, तो इसके साथ साथ यहाँ पे जो आउटपुट है या आउटपुट कितना आएगा, OP3 इतनी आउटपुट आएगा, और इससे ही OP3 इतनी उसकी इनकम जनरेट होगी। बट हम देखें यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, इन दोनों में यहाँ पे गैप यहाँ पे ज़्यादा होता हुआ दिखाई देता है। तो ये गैप क्या कहता है कि ये इफेक्टिव डिमांड से यहाँ पे डिसबैलेंस कंडीशन में जाता हुआ इकोनॉमी दिखाई देता है। तो इसमें दिखाई देगा तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ये कम है कंपैरिजनली एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन से, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कम करने की वजह बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को अब यहाँ पे एक हो रहा है। ये लॉसेस को ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल कम करने की वजह बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड यहाँ पे नहीं होने की वजह, या हम कहें एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू ए एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, ये नहीं होने की वजह यहाँ पे फिर यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बैक स्टेज पे जाएगा, और यहाँ पे ON इतनी एम्प्लॉयमेंट लेके OP इतना आउटपुट देके या OP इतनी इनकम जनरेट करेगा और इफेक्टिव डिमांड को हासिल करने की कोशिश करेगा। यही इफेक्टिव डिमांड डिटर्मिनेशन यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। इस पॉइंट ऑफ व्यू हमें यही कहता है कि केन्स कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी इफेक्टिव डिमांड वर्क करती है और अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के अंदर भी इफेक्टिव डिमांड वर्क करती है, तो दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन किस तरह से यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर भी वर्क करने के बावजूद भी हम इफेक्टिव डिमांड दोनों मेथड के अंदर किस तरह से मिल पाते हैं और किस तरह से हम अचीवमेंट कर पाएंगे, इन दोनों को एक्सप्लेन केन्स ने इस मेथड के अंदर किया। फर्स्टली हम समझे कि यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर एक्सपेक्टेड जो इनकम होती है यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को ही प्रेजेंट किया जाता है, और मिनिमम जो यहाँ पे कॉस्ट है उसको हासिल करना ये एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, इन दोनों को अगर एंटरप्रेन्योर इक्विलिब्रेट करता हुआ अगर हासिल कर पाएगा तो यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड यहाँ पे हम हासिल कर पाएंगे। बट एक कंपल्सन नहीं है कि यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर हमेशा इन दोनों इक्वली कंडीशन में हो, तो यहाँ पे ये कोई भी गारंटी नहीं है कि इकोनॉमी के अंदर हमेशा बैलेंस कंडीशन ही वर्क कर पाएगी। तो अगर इससे डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हासिल होती है तो इस एग्जैक्टली क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू कहता है, इसे हम इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन इकोनॉमी के अंदर किस तरह से वर्क करती है, ये बेहतर तरीके से ये डायग्राम एक्सप्लेन करता हुआ जो केन्स ने बताया। एक्स एक्सिस पे हम देखें तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को प्रेजेंट किया गया, और वाई एक्सिस पे यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को प्रेजेंट किया गया दिखाई देता है। तो इन दोनों मेथड को जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के अंदर भी इकोनॉमी किस तरह से बैलेंस कंडीशन में दिखाई देती है और अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में भी यहाँ पे इक्वली ट्रीट करता हुआ इकोनॉमी किस तरह से वर्क करता है, इसी को ही हम देखेंगे। जहाँ पे ओरिजिन से यहाँ पे जो कर्व यहाँ पे जो ऊपर से जाता हुआ दिखाई देता है, जो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है।
एग्रीगेट डिमांड फंक्शन जहाँ पे ADF1 यहाँ पे ए पॉइंट से स्टार्ट होता हुआ कर्व आगे जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इसका हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पे वो अगर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं होने की वजह किसी भी पर्सन को अपना गुजारा करने के लिए वो अब किसी भी डिमांड करके अपना फूड, क्लॉथ, शेल्टर इन ज़रूरतों को पूरा करता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो ए पॉइंट से एग्रीगेट डिमांड फंक्शन स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है। और इसी कंडीशन के अंदर हम देखें कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर जो O(N)2 इतनी है, बट यहाँ पे हम देखें जो एग्जैक्टली यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड ई पॉइंट को यहाँ पे प्रेजेंट करता है, और इसकी वजह से ही हम देखें O(N)1 इतनी कंडीशन के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इतनी है, जहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन की इकोनॉमी अंदर वर्क करता है, और ई पॉइंट पे यहाँ पे बैलेंस होने की वजह से यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड वर्क करता है। तो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन जहाँ पे ई पॉइंट को प्रेजेंट करता है, बट हम समझे जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन 1 ये प्रेजेंट करता है फर्स्टली कंडीशन को, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से बैलेंस सिचुएशन को प्रेजेंट करता है, ई पॉइंट दिखाई देता है। तो इस कंडीशन के अंदर हम देखें O(N) इतनी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और OP इतनी यहाँ पे आउटपुट है, या हम कहें उसका कॉस्ट है, एंटरप्रेन्योर को कितना आता है। तो इसी कंडीशन के अंदर O(N)1 इतनी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्क करती है, क्योंकि माना गया है कि केन्स कहते हैं कि इस कंडीशन के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से भी यहाँ पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, क्योंकि टोटल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे O(N)2 इतनी एम्प्लॉयमेंट है, बट इस कंडीशन के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के अंदर O(N) इतनी एग्जैक्टली यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट वर्क करती हुई दिखाई देती है, या हम कहें उसकी जो लेवल ऑफ वर्किंग कंडीशन है उतनी उस कंट्री की यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होने की वजह यहाँ पे O(N) इतनी प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। इस कंडीशन में हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें ई पॉइंट पे यहाँ पे अचीवमेंट की है। एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन 1 इन दोनों का इंटरसेक्ट ई पॉइंट पे होता हुआ दिखाई देता है। तो इस कंडीशन में आगे और हम जाए और हम समझे कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन 2 यहाँ पे हम अचीवमेंट करते हैं, या हम कहें एग्रीगेट डिमांड फंक्शन 1 के ऊपर पैरेलल अगर दूसरा यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन 2 अगर मिलता है, तो इस पॉइंट से ही हम देखें एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन 2 एक दूसरे को एफ पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, और इसके वजह से इस लेवल पे हम एम्प्लॉयमेंट की लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन वर्क करती हुई यहाँ पे जो हायर करता हुआ एंटरप्रेन्योर इतने O(N)2 इतने एम्प्लॉयमेंट को वर्क करता हुआ दिखाई देता है, और इसकी वजह से ही अब इस कंडीशन के अंदर एफ पॉइंट हमें यही कहता है कि इस पॉइंट यहाँ पे लास्ट पॉइंट है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे यूटिलाइजेशन करना। तो इसके आगे यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके बावजूद यहाँ पे एफ पॉइंट के साथ एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन यहाँ पे वर्टिकली यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे अनइलास्टिक यहाँ पे कंडीशन एम्प्लॉयमेंट के अंदर दिखाई देती है, और ये स्ट्रेटली यहाँ पे वाई एक्सिस पे यहाँ पे वर्टिकल लाइन पैरेलल दिखाई देगा, और ये एफ पॉइंट भी अब हमें इफेक्टिव डिमांड को ही प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। इस पॉइंट के अंदर हम देखें OP3 इतनी एंटरप्रेन्योर को इतना कॉस्ट आया, और OP3 इतना ही उसका इनकम माना जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ पे O(N)2 इतना फुल यूटिलाइजेशन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के अंदर करता हुआ हमें दिखाई देगा। और इस इकोनॉमी के अंदर हम देखें कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये ई पॉइंट से ऊपर जाता हुआ एफ पॉइंट तक यहाँ पे स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड यहाँ पे जो ई पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट करता है वो कहता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन इन इकोनॉमी, और एफ जो पॉइंट है ये कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ इकोनॉमी। तो हम दोनों को अचीवमेंट करते हैं इस डायग्राम के अंदर, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन ये दोनों भी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करने के साथ साथ उनको किस तरह से यहाँ पे आउटपुट और किस तरह से उस कंट्री की जो GDP है इस पे किस तरह से यहाँ पे रिजल्ट आता हुआ इस डायग्राम के साथ हमें दिखाई देता है। तो हम माने कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन 1 यहाँ पे जो उसके कंपोनेंट्स यहाँ पे केन्स ने माने C+I, या हम कहे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन दोनों का इंक्रीज होने के साथ साथ हम देखें एग्रीगेट डिमांड फंक्शन 2 हमें मिल पाता है। जो केन्स ने हमें जहाँ पे उसके कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बट मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड फंक्शन के माने जाते हैं, C प्लस I प्लस G। यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन तीनों को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर। तो उसका एक रीज़न हम मान सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन 2 क्यों आया, क्योंकि अकॉर्डिंग हम कहे कि केन्स ने C प्लस I इसमें इंक्रीज होने की वजह से ये एग्रीगेट डिमांड फंक्शन 2 मिला। और मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर हम देखें, जो इकोनॉमिस्ट मानते हैं C प्लस I प्लस G, इनमें इंक्रीज होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड फंक्शन 2 हासिल होता हुआ दिखाई देगा। केन्स ने 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर को यहाँ पे माना है, जहाँ पे केन्स को उन्होंने जो इफेक्टिव डिमांड यहाँ पे जो प्रेजेंट किया है उसके 2 मेन फैक्टर माने जाएंगे। यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन, जिसे हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जिसे हम इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट भी कहते हैं। इन दोनों को यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड पे ही बेस करता है और यही 2 यहाँ पे मेन फैक्टर यहाँ पे केन्स ने माने, और इसकी वजह से ही इसको हम और भी हाईलाइट करें और भी इफेक्टिव बनाएं तो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ ये सक्सेसफुल होना इम्पॉर्टेंट माना जाएगा किसी भी इकोनॉमी के अंदर। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव डिमांड। यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड की इतनी इंपॉर्टेंस यहाँ पे जो केन्स ने दिए, इसके क्या बेस करते हैं और इतनी इंपॉर्टेंस यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड में क्यों पाए जाते हैं। इसमें फर्स्टली है क्यों यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर जो केन्स ने दिया हुआ जो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, ये जो क्लासिकल मेथड है इसके अलग क्यों है, और अलग होने की वजह यहाँ पे इस इंपॉर्टेंस से ही पता चलता है। जिसमें फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ये कंडीशन किसी भी कंट्री के अंदर किस तरह से वर्क करती है। क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन इकोनॉमी के अंदर एग्जिट करती है, बट केन्स कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन यहाँ पे किसी भी इकोनॉमी के अंदर वर्क नहीं करती है। तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे डिपेंड करता है इफेक्टिव डिमांड पे। अगर इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाएगा। किसी भी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है क्योंकि उस कंट्री के अंदर इफेक्टिव डिमांड एग्जिट नहीं करता है, या हम कहें कि इफेक्टिव डिमांड को हम इंपॉर्टेंस नहीं देने की वजह से ये उस कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन प्रॉब्लम को फेस करती हुई इकोनॉमी दिखाई देती है। सेकंड कहते हैं अनवैलिडेट सेस लॉ। सबसे बड़े यहाँ पे जो क्रिटिक्स किए हैं यहाँ पे केन्स ने, वो कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर से का लॉ यहाँ पे एग्जिट नहीं करता है, वर्क ही नहीं करता है। हम सिर्फ यहाँ पे सप्लाई साइड को देखेंगे और सप्लाई प्रोड्यूस करेंगे तो उसको अपने आप यहाँ पे डिमांड क्रिएट होगा। तो सप्लाई नहीं यहाँ पे क्रिएट करती है खुद की यहाँ पे डिमांड। तो यहाँ पे रियलिस्टिक ये फोकस नहीं है, जहाँ पे उन्होंने सप्लाई साइड को यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं देना चाहिए, डिमांड साइड को हम यहाँ पे क्रिएट करें। इफेक्टिव डिमांड यहाँ पे एग्जिट करेगी तो ही डिमांड साइड प्रेजेंट कर पाएगा। तो इस तरह से हम देखें कि लोगों के पास डिमांड बढ़नी चाहिए इकोनॉमी के अंदर। सिर्फ यहाँ पे सप्लाई हम करेंगे तो उसके वजह से डिमांड नहीं क्रिएट होगी। लोगों की उसकी ज़रूरतें उनकी यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर, तब ये डिमांड क्रिएट करेगी और उसके साथ साथ उसको सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे दिखाई देती है, जो केस मानते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, और ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो एडवांस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर होगी तो ही यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। बट किसी भी कंट्री के अंदर हम देखें कि यहाँ पे कई इकोनॉमी यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं होती है, कई यहाँ पे बेस करती है एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना चाहिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, यहाँ पे केन्स का मानना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इनवैलिडेट्स वेज कट। जिस तरह से केन्स का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू इफेक्टिव डिमांड को लेके है, बट यहाँ पे जो पीगू है, प्रोफेसर पीगू का यहाँ पे मानना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हमें अचीवमेंट करना है कि तो लोगों का जो वेजेस है उसको कट करे, और ये कट करने की वजह से ही हम इफेक्टिव डिमांड क्रिएट कर पाएंगे। बट यहाँ पे केन्स पूरी तरीके से पीगू के इस पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे क्रिटिक्स करते हुए दिखाई देते हैं, और वो कहते हैं कि वेजेस यहाँ पे लोगों की या लेबर की यहाँ पे जो इनकम है, ये इनकम हम कट करेंगे और फिर हम एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे फुल कैसे कर पाएंगे।
तो यहाँ पे अगर हम लेबर के वेजेस को कम कर पाएंगे तो उनकी वजह से डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पर बैड इम्पैक्ट इकोनॉमी के अंदर होता है। तो यहाँ पे पिगू का पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे पूरी तरीके से केन्स ने क्रिटिस करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। केन्स कहते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अगर ये कम होने की वजह उस कंट्री के अंदर डिमांड या हम कहें ग्रोथ को यहाँ पे रोक लेती है। तो इफेक्टिव डिमांड अगर हम अचीवमेंट करना है तो हम इफेक्टिव डिमांड के साथ एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं, और ये प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट उस कंट्री के अंदर होना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट अगर पब्लिकली होती है तो और भी बेहतर तरीके से इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को उन्होंने प्रेजेंट किया तो मल्टीप्लायर ये इम्पैक्ट करता है उस कंट्री की इन्वेस्टमेंट को और भी कई फोल्ड ग्रोथ देने में। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये मेन फैक्टर उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होगा तो ही ये डिमांड साइड को और भी बेहतर तरीके से स्ट्रांगली कर पाएंगे। देखेंगे कि किस तरह से इस थ्योरी के अंदर कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे क्रिटिस करते हुए हमें दिखाई देते हैं, और क्यों यहाँ पे क्रिटिस करते हैं इसके रीज़न भी हम देखेंगे। ये बेस करता है उनके अजम्पशन पे, ये अजम्पशन पे, और ये थ्योरी के अंदर उन्होंने कई यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू लेके यहाँ पे क्रिटिस करते कई इकोनॉमिक्स जो वेल नो इकोनॉमिक्स हमें दिखाई देते हैं। जिसमें फर्स्ट है केन्शियन थ्योरी इज़ अ नॉट अ जनरल थ्योरी। कई इकोनॉमिक्स मानते हैं कि जो केन्स ने दिया हुआ जो यह पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, उनके थॉट्स है, ये जनरल थ्योरी को बेस नहीं करते हैं, क्योंकि ये थ्योरी जब आई तब ये ग्रेट डिप्रेशन के अंदर कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे उस कंडीशन के अंदर देख रहे थे कि किस तरह से जो प्रॉब्लम थे डिप्रेशन के उनको कैसे फेस करें, और इसी कंडीशन के अंदर केन्स ने दिया हुआ ये थ्योरी यहाँ पे डेवलप हुआ दिखाई देता है। जो ऐसे नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये थ्योरी डेवलप नहीं हुई थी, ये जनरल थ्योरी उसे नहीं मानते हैं, क्योंकि ये डिप्रेशन से यहाँ पे बाहर आने की कोशिश कई इकोनॉमिक्स मानते थे, और कई ऐसे हाईली यहाँ पे रिजल्ट देने के लिए ये थ्योरी केन्स ने डेवलप की, ऐसा कई इकोनॉमिक्स का मानना है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाता है अज्यूम किया गया है परफेक्ट कंपटीशन। केन्स ने यहाँ पे इस मेथड के अंदर परफेक्ट कंपटीशन को यहाँ पे माना, बट कई इकोनॉमी के अंदर परफेक्ट कंपटीशन ये एग्जिट ही नहीं करती है। परफेक्ट कंपटीशन का यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि किसी भी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन लेने वाले प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर है इनको पूरी तरीके से नॉलेज बेस होती हुई ये परफेक्ट कंपटीशन माना जाता है, बट ये रियलिस्टिक नहीं है। यहाँ पे किसी भी इकोनॉमी के अंदर परफेक्ट कंपटीशन ये एग्जिट नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाता है थ्योरी डील्स ओनली शॉर्ट। थर्ड पॉइंट कहता है थ्योरी डील्स ओनली शॉर्ट रन फेनोमेनन। जिस तरह से केन्स ने इस मेथड के अंदर शॉर्ट रन को यहाँ पे सॉल्यूशन लेने के लिए ये शॉर्ट रन का यहाँ पे इस्तेमाल किया, बट कई इकोनॉमिक्स मानते हैं कि इस थ्योरी यहाँ पे डील करती है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट रन ये पॉइंट ऑफ व्यू को, बट यहाँ पे लॉन्ग रन के बारे में केन्स यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये थ्योरी पूरी तरीके से बेस करती है शॉर्ट रन फेनोमेनन पे। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाता है अज्यूम किया गया है स्टैटिक इन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जो सिचुएशन है ये सिचुएशन में के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है या हम कहें कि नेचुरल रिसोर्सेस है ये स्टैटिक कंडीशन के अंदर अवेलेबल होंगे, और इस पे ही ये थ्योरी बेस करती है कि जो चेंजेस है ये चेंजेस नहीं होंगे और स्टैटिक इकोनॉमी ये एग्जिट नहीं कर पाएगी। इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज के अंदर लेबर फोर्स, पॉपुलेशन, इन सभी में चेंजेस आते हुए दिखाई देते हैं, बट यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर केन्स ने स्टैटिक इन इकोनॉमी को यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाता है केन्शियन एनालाइज बेस्ड ऑन द मैक्रो इकोनॉमी। केन्स ने यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमी के अंदर होने वाले जो चेंजेस है इसको डिस्कस नहीं किया, बट उन्होंने जो लेवल है उनकी मैक्रो इकोनॉमी को लेके ही उन्होंने कई अपने जो मॉडल है ये मॉडल को यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं, पर मैक्रो इकोनॉमी के अंदर होने वाले चेंजेस को वो पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा अज्यूम किया गया है क्लोज इकोनॉमी। जो केन्स ने यहाँ पे क्लोज इकोनॉमी को यहाँ पे प्रेजेंट किया, बट कई यहाँ पे कंट्री के अंदर क्लोज इकोनॉमी अब यहाँ पे नहीं है। कई इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे ओपन इकोनॉमी को प्रेजेंट किया, एक्सेप्ट किया गया, एडोप्ट किया गया, बट यहाँ पे क्लोज इकोनॉमी ये एग्जिट ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक कंडीशन नहीं होगा, ये यहाँ पे पूरी तरीके से इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई कंट्री अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये ओपन इकोनॉमी के साथ अपना ट्रांजैक्शन, अपना ट्रेड करते हुए दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा अज्यूम किया है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। केन्स कहते हैं कि किसी भी कंट्री को अगर
एडवांस यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगा तब यहाँ पे जीडीपी उस कंट्री की बढ़ेगी। बट कई ऐसे कंट्री है जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को ही उनका बेस है। ऐसे कंट्री के बारे में उन्होंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही यहाँ पे नज़र रखते हुए ही ये थ्योरी डेवलप की है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा दिस थ्योरी नॉट एप्लीकेबल इन अंडर डेवलप कंट्रीज। इस कंट्री के अंदर हम कहें कि जो अंडर डेवलप कंट्री है उसके बारे में ये केन्स का यहाँ पे जो थ्योरी है ये वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही बेस करते हुए ये थ्योरी डेवलप की। बट कई इकोनॉमी यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस है, उनके बारे में ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे ये जो मॉडल है ये मॉडल किस तरह से वर्क करे और जो अंडर डेवलप कंट्री है वो किस तरह से इस मेथड को यूज़ करके डेवलप करे, इसके बारे में केन्स यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेन करने की उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा अज्यूम किया है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यहाँ पे किसी भी कंट्री के अंदर अगर कंट्रोल रखना है लॉ एंड ऑर्डर को, उस कंट्री को, मार्केट को, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट माना जाएगा। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बट केन्स ने इस मेथड के अंदर अज्यूम किया है लेजर फेयर पॉलिसी को, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, मार्केट अपने आप, जो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू जिन्होंने लेबर को, या हम कहें कि इकोनॉमी के अंदर लेबर और प्रोडक्शन इन दोनों में डिमांड और सप्लाई किस तरह से वर्क करती है और इस पे ही यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन इकोनॉमी के अंदर होता है, इस पे ही बेस करती है केन्स की भी थ्योरी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट है, ये इग्नोर किया गया केन्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा थ्योरी एक्सप्लेन अबाउट द डिमांड साइड इकोनॉमी। केन्स यहाँ पे पूरी तरीके से क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू को या थॉट्स को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि क्लासिकल थॉट्स ने सिर्फ और सिर्फ सप्लाई साइड को यहाँ पे प्रेजेंट किया, बट इकोनॉमी के अंदर केन्स ने सिर्फ और सिर्फ डिमांड साइड को ही प्रेजेंट किया है। सप्लाई साइड के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा थ्योरी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ द रिसेशंस। केन्स ने ये थ्योरी जहाँ पे प्रेजेंट की या उनके पॉइंट ऑफ व्यू, ये पूरी तरीके से रिसेशन को यहाँ पे क्रैक करने की कोशिश की जाती है, जहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन 1930s का, इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम उन्होंने इफेक्टिव डिमांड दिया, डिमांड साइड को उन्होंने प्रेजेंट किया, बट ये बेस करती है सिर्फ और सिर्फ रिसेशन को बाहर आने की, जो इकोनॉमी किस तरह से प्रेजेंट करती है इसके बारे में ही डिस्कस करते हैं। और वो कहते हैं कि कई इकोनॉमिक्स कहते हैं कि ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ जो इकोनॉमी के रिसेशंस को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, नॉर्मल थ्योरी यहाँ पे नहीं माने जाएगा। जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसके बारे में ये थ्योरी अप्लाई नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा कॉन्सेप्ट इज अ सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शनरी। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखें जो केन्स ने जो सुझाव दिए हैं, इस सुझाव को ही किस तरह से यहाँ पे जो ग्रेट डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन से बाहर आने की उन्होंने सेल्फ ही यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शनरी मानी है, जहाँ पे ये पूरी तरीके से इग्नोर किया जाएगा पूरी इकोनॉमी के अंदर, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन साइड हम देखें उनके पॉइंट ऑफ व्यू को ही फोकस किया जाएगा, तो ही इकोनॉमी यहाँ पे बेटर कंडीशन के अंदर जीडीपी ग्रोथ कर पाएगी। ये पॉइंट ऑफ व्यू केन्स का कहता है, बट यहाँ पे कई इकोनॉमिस्ट उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके थॉट्स को यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हुए ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा अज्यूम किया गया है लेबर हैज़ अ मनी इल्यूशंस। ये पॉइंट कहता है कि किस तरह से अगर वेजेस बढ़ते हैं तो यहाँ पे लेबर फोर्स या लेबर सप्लाई बढ़ता है, और वेजेस अगर कम होते हैं तो लेबर ये मनी पे ही डिपेंड होती है, और उनके वजह से अगर उनके वेजेस कम होंगे तो यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन भी कम होती हुई दिखाई देती है। ये पूरी तरीके से नॉर्मल है, या हम कहें कि पूरी तरह से रॉन्ग साबित होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि लेबर के जो पॉपुलेशन है ये बढ़ने की वजह कई यहाँ पे डिपेंड करती है, वो कंट्री बेस पे भी डिपेंड करती है, उनकी ज़रूरतें, उनकी विशेष, उनकी लाइफस्टाइल ये भी डिपेंड करती है, उनके कल्चर क्या होंगे इस पे ही डिपेंड करती है। बट ये सिर्फ और सिर्फ मनी इल्यूशन ये मानना पूरी तरीके से रॉन्ग माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अज्यूम किया गया था नो टाइम लैग। यहाँ पे उन्होंने केन्स ने कहा कि किस तरह से एक्शन लिया जाएगा उसके साथ साथ यही रिजल्ट आएगा। इन एक्शन और रिजल्ट इनमें कोई भी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे रॉन्ग साबित होगा, क्योंकि किसी भी पॉलिसी मेकर के अंदर अगर कोई भी यहाँ पे पॉलिसी बनाए जाते हैं तो उसको रियलिस्टिक में आने में या उसको पूरी तरीके से वर्क करने में टाइम पीरियड जाता है, और उसके साथ साथ ये जो प्रोसेस है प्रोसेस पूरी होने कई ऐसे साल लग सकते हैं। बट यहाँ पे केन्स ने कहा नो टाइम लैग, तो ये पूरी तरीके से रॉन्ग माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाता है अज्यूम किया गया था इंटरेस्ट रेट इज अ मॉनेटरी फेनोमेनन। यहाँ पे उन्होंने कहा कि किसी तरह से इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा, वो मॉनेटरी फेनोमेनन माना जाएगा। जिस तरह से लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, डिमांड कम होगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। ये पूरी तरीके से रॉन्गली साबित कई इकोनॉमिस्ट करते हुए दिखाई देते हैं।
और लास्ट जो पॉइंट कहता है वो कहता है कि थ्योरी एक्सप्लेन अबाउट द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। केन्स ने जो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को यहाँ पे प्रेजेंट किया, एम्प्लॉयमेंट एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करती है, इफेक्टिव डिमांड क्यों होती है, तो ये उन्होंने पूरी तरीके से ग्रेट डिप्रेशन को यहाँ पे नज़र रखते हुए ही या उस पर स्टडी करते हुए साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बारे में कहा। बट नॉर्मली कंडीशन के अंदर जब कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है, ये क्यों होती है, इसके बारे में एक्सप्लेन करने में फेल होते हैं केन्स। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ साइक्लिकल या हम कहें कि इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशन की वजह से या इकोनॉमी के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन है उसके बारे में ही डिस्कस किया। अदरवाइज जो होने वाले अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन को यहाँ पे केन्स पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए या उनके बारे में डिस्कस नहीं करते हुए ही दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हमने ओवरऑल देखा कि प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करता है, या हम कहें केन्शियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से केन्स का पॉइंट ऑफ व्यू रहा और किस तरह से उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे दिए, और किस तरह से कई इकोनॉमी के अंदर या हम कहें कई कंट्री ने उनके पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो किया और उनकी ग्रोथ को यहाँ पे अचीवमेंट करने में कई कंट्री को यहाँ पे सक्सेसफुल मिलते हुए ही दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू।